अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचपी की एकेडमी। ये हमारा दूसरा लेक्चर है 8वीं क्लास की जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड, जो बोर्ड फेडरल बोर्ड का यानी कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो पेपर होने वाले हैं फरवरी में, उनके सिलसिले में हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम इस बात को देखेंगे कि जो सिलेबस पैटर्न है वो कौन सा है और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा आपको क्रैम करने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो आपकी मार्क्स हैं वो फुल आएँ, कम ना आए। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी इसलिए होगी कि इसमें हम देखेंगे कि एमसीक्यू किस तरह बनते हैं। बेशक हम एमसीक्यू, मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप लोग इसकी तैयारी ना करें, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये टॉपिक ज़रूर बताने कि एमसीक्यू किस तरह और कौन कौन सी चीज़ों से बन सकते हैं। तो ये एफडी ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव सा हमें सिलेबस दिया है, जिसमें उन लोगों ने हमें ये बताया है कि आप किन किन चीज़ों को जहन में रख के तैयारी करें ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो कम ना हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसमें यह है कि आपके जो एमसीक्यू होंगे, जैसे हमने पहले बात की थी कि वो 20 एमसीक्यू होंगे। 20 एमसीक्यू में से कहाँ से एमसीक्यू बनेंगे? सबसे पहले आपके 1 से 4 यूनिट जितने लेसन आप पढ़ेंगे उनमें से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। उनके अंदर सब टॉपिक्स होंगे जितने, उनको हम देखेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी इंपॉर्टेंट होगी और अनसीन पैसेजेस जो होंगे उनमें से भी कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं। और इसके अलावा पोइटिक डिवाइसेस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पोइट्स के नाम आ सकते हैं कि फ़लाँ पोइम जो है वो किसका लिखा हुआ है। और इसके अलावा काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, कौन से हैं, फ्रेजेस कौन से हैं और उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका। सिंपल सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको जुमले दिए जाएंगे जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि जी ये जो टेंस है वो कौन सा, एक जुमला बना के आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। इसी दौरान आपको एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड दे के, बुक में से कोई वर्ड आपको दे के कहें कि जी इनकी मीनिंग लिखें या इनकी जो है वो एंटोनिम्स लिखें। एंटोनिम्स आपको पता है कि एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स वो होते हैं जो मुतज़ाद जिनको हम कहते हैं। और इसी तरह काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, एम्फेटिक, इस तरह की जो है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। फ्रेजेस जैसे नाउन फ्रेज या नाउन क्लास, और इसी तरह एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब फ्रेज, ये बड़ी चीज़ें आपसे वो एक्सपेक्टेड हैं कि एमसीक्यू में वो आ जाए। तो आप अपनी बुक को, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी बुक में मौजूद हैं। इन्हीं चीज़ों को आप देखेंगे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें से ये बनेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन और जो है वो एडजेक्टिव, इस तरह की क्वेश्चंस होंगे कि जी बताएं ये क्या है, इस जुमले में इस्तेमाल हुआ, या इसका कोई भी 3-4 वर्ड दे के आपसे पूछेंगे कि जी आप बताएं कि जो फलां वर्ड है अंडरलाइन सेंटेंस में वो क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। इस तरह आपने 20 एमसीक्यूज़ आपके जो बनेंगे आप उसकी आराम से तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग अपनी बुक को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको मैंने यही बताया था कि आप इसकी तैयारी जो है वो फ़िलहाल डेफर कर दें, बाकी तैयारी करके उसके बाद टाइम बचता है तो आप इसकी तरफ आ जाएं। अब हम आएंगे कि सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन 2 में आपसे, जैसे मैंने पहले बात की थी कि आपके कौन से क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स में आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कहेंगे जी 5 क्वेश्चंस करें, या 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको कहेंगे जी 5 उसमें से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आप करेंगे और कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज उस बुक में ऑलरेडी हैं, उसी में से आप देखेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर्स आपके टीचर्स ने लिखवाए होंगे, तो आप उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन आंसर्स आपको देते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें होंगी जिससे आपको कम मार्क्स मिलेंगी, कौन सी चीज़ें होंगी जिससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी। ये आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन की 2 मार्क हैं। तो 2 मार्क्स में आपने इस चीज़ को देखना है कि आप एक्यूरेट, जब बिल्कुल जवाब आप सही देंगे उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होगी, तो फिर आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई मिस्टेक होगी तो मार्क आपकी काट के वो किसी तरीके से वो कम करते जाएंगे। जैसे 0.5 उन लोगों ने अभी इस पेपर में बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी मार्क्स कट सकती हैं। आप एक आंसर लिखते हैं और उसमें आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए आपकी 0.5 मार्क्स कट सकती हैं। और उसके अलावा अगर आपने उसमें जब आप उसका आंसर लिख रहे हैं उसकी वर्ब की कोई मिस्टेक कर ली तो उसमें से भी आपकी मार्क्स कट सकती हैं। तो 0.5 मार्क्स आपकी कट हो जाएंगी।
तो आपने इस चीज़ को यकीनी करना है कि जो आप आंसर लिख रहे हो तो आपको उसकी स्पेलिंग्स जो हैं वो भी याद हों, हर एक वर्ड की, और कोई भी गलती जो है वर्ब की भी ना हो और स्पेलिंग की भी ना हो तो आपको सही होंगी। अगर इसके अलावा आपने कोई जवाब बिल्कुल इररिलेवेंट दे दिया, आपने सवाल समझा ही नहीं, और आपने जवाब दे दिया, तो फिर क्या होगा कि उस नंबर की मार्क्स आपको 0 मिलेंगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सवालों को समझे। अगर नहीं आ रहा आपको समझ में, अभी भी आपके पास 1.5 मंथ है, तो आप उसकी एक तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा तो आपको मीनिंग भी करके बताऊंगा, अदरवाइज़ अपने टीचर से आप स्कूल के अंदर वो पूछ लें कि सर इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, या फिर डिक्शनरी में से कोई अगर वर्ड मुश्किल है सवाल के अंदर तो आप वो लिखेंगे ताकि वो आपको जो है मार्क्स जो है वो फुल मिले। अब चलते हैं जी हम अगले जो है वो पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन पोइट्री का है। पोइट्री में जो सवाल पूछे जाएंगे वो 2 किस्म के होंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जी पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज ये होता है कि आपको 2 से 4 लाइनें जिसको हम स्टेंजा कहते हैं, स्टेंजा पोएम जितने भी होते हैं वो 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। 4-4, 5-5 लाइनों का एक हिस्सा होता है उनका, या 2 हिस्से होते हैं उनके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर वो स्टेंजा आपको मिला है, आपसे कहेंगे जी पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज क्या है? पैराफ्रेज बेसिकली आप उसी पोइट्री को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेन करेंगे जैसे जब आपने उसको समझा है उसकी मीनिंग को, तब आप एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपकी स्कूल में आपके साथीज़ा ने आपको वो समझाया है अच्छे से पोएम। अगर नहीं तो इसकी जो है वो आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता जाऊंगा, आप उसको याद करें। लेकिन टाइम कम है तो ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। आपने ये चीज़ समझनी है कि पैराफ्रेजिंग का मकसद है कि आप उस पोएम को एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन वो हो गया जिसमें पैराफ्रेजिंग है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहेंगे कि जी या तो समरी करें उस पोएम की, या उसका सेंट्रल आइडिया लिखें। सेंट्रल आइडिया 2-3 लाइनों का होगा, समरी भी इसी तरह 3 से 4 लाइनों की होगी। तो आप पोएम जितने भी हैं 4, 5, 6 जितने पोएम्स हैं आप उनको याद करें अच्छे से, उनकी समरी और सेंट्रल आइडिया। इसकी 5 मार्क्स हैं। हमने पहले भी इस पर बात की है कि जी 5 मार्क्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जी इसमें क्या क्या चीज़ें वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने करनी है। सबसे पहली बात, पैराफ्रेज जो है वो कहते हैं कि रेफरेंस उसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि जी ये लाइनें फ़लाँ पोएम से ली गई हैं, इस वजह से आप इस तरह लिखें कि उसका जो है वो फ़लाँ राइटर है। नहीं, वो ये डिमांड नहीं करे। वो कहते हैं डायरेक्टली आप उनको एक्सप्लेन करें। ज़रूरत नहीं है कि आप उसका रेफरेंस भी याद करें, आपको ज़्यादा टाइम उसमें लग जाए। उसके बाद पार्ट बी जो है उसमें वो आपसे डिमांड क्या करते हैं कि आप कंप्लीट अकाउंट दें, एक्यूरेट सब कुछ जितना भी है वो जुमलों को अच्छे से लिख के बड़ा शॉर्टली बताएं। समरी जो बनाए वो बड़ी अच्छी सी बनाएं, जैसे हमें समझ आ जाए कि वो पोएम जो है वो किस चीज़ के बारे में, तो पोइट्री जो है वो क्या क्या कह रही है। तो आपने उस चीज़ को तभी वो पॉसिबल है, एक तो जब आपने खुद समझाया, उसमें फिर आप लिखते वक्त कोई गलती ना करें। गलतियाँ वही जो स्पेलिंग और वर्ब वाली हैं इसमें भी वो भी ऑब्जर्व किए जाएंगी। और आंसर, क्वेश्चन आंसर अगर पोइट्री के आते हैं तो उसको भी आपने जहन में रखना है कि वो आप याद कर लें। अगले हिस्से पे चलते हैं जी। ये चौथा जो सवाल आपका आएगा, फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो यानी कि अब ये यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है 8वीं क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ अपने क्लास में आप अपने टीचर से कहें कि जी ये आपको रिवाइज करवा दे, ताकि जो ये 5 मार्क्स हैं आपको ये भी इसकी मिले। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ज़रूरी है आपको समझना, और इसके साथ साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या करें आप? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस की तैयारी करें। आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे लगता है कि इन दोनों टेंसेज में ही आपको ऑब्जर्व करेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अंदाज़न बात आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को आप अपने हिसाब से तैयार ज़रूर करें। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें भी आपसे इसी तरह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उन चीज़ों में क्या करेंगे। एक तो आपने, जैसे कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हर पैसिव वॉइस के जुमले में थर्ड फॉर्म आता है, तो आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब की मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ठीक है। और दूसरा, इसके रूल्स जो हैं, रूल्स क्या होते हैं भाई? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। जिस टेंस का हो, जिस फैमिली का हो, वो आपने उस चीज़ को थोड़ा सा यकीनी बनाना है। अच्छा, फिर पंक्चुएशन और स्पेलिंग ना हो। पंक्चुएशन कॉमा कहाँ पे आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो एरर्स जो होंगी, अगर एक एरर होगी तो 0.5 मार्क्स कटेंगे, और अगर 2 एरर्स होंगी तो 2 मिस्टेक्स पे आपकी मार्क्स 0 हो जाएंगी। तो अगर क्योंकि ये एक मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें 1 मार्क जो है वो सारी की सारी अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो 0 ही उसकी काउंट होगी। अच्छा जी, इसके बाद है
पार्ट टू में जैसे मैंने आपको बताया वर्ब एरर कहते हैं, वो क्वेश्चन ही वर्ब एरर का है, यानी टेंस आपको आइडेंटिफाई करना, तो टेंस का रूल आना चाहिए और उसमें वो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, इन चीज़ों का ख्याल करना है कि वो कहाँ पे लगती हैं। अच्छा, इसके बाद है सिनोनिम्स है, वर्ड एक्सरसाइज है, तो इसको आप ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप इतने MCQs याद करें, बेहतर है कर लें, नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में इसको स्किप कर दें। तो अब जी इसके बाद जो बड़ा इंतहाई अहम क्वेश्चन है, जहाँ से हमारी बात जो है वो सेकंड क्वेश्चन, पहले मैंने आपको बताया कि आपने बुक की एक्सरसाइज याद करनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि सेक्शन सी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यही आपको मार्क्स देगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कोई आपको सेक्शन दे रहा है तो वो सेक्शन सी दे रहा है, तो सेक्शन सी पे आप भरपूर तैयारी करें। इस पे बिल्कुल आप टाइम वेस्ट ना करें, और आप इस पे कोई रिस्क, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कौन से टॉपिक आपको जहन में रखने हैं जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए? सोशल मीडिया हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, ये आपकी बुक में है, आपके पास कोई गाइडें होंगी या कोई इस तरह की वो कोई जो है वो सपोर्टिंग बुक होगी, रेफरेंस बुक होगी, लाइब्रेरीज हो गई, काइंडनेस हो गया, माय एम लाइफ हो गया, अजू हो गया, पोल्यूशन हो गया, टेलीविज़न या एजुकेशन इन कोविड एरा। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो एक दिन में बना लूँगा और फिर आपके साथ ये सारी शेयर करूँगा। लेकिन आप इसको ज़रूर यकीनी बनाएं कि ये आपने 7वीं क्लास में भी टॉपिक पढ़े होंगे। आई एम श्योर कि काइंडनेस और लाइब्रेरी, माय एम लाइफ, जू, पोल्यूशन और टेलीविज़न, ये टॉपिक आपने 7वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े तो आपके पास बुक है, कितने टॉपिक है मैक्सिमम। आप अगर इन सब की तैयारी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप क्या करें कि ये जो टॉपिक हैं, ये तकरीबन सोशल मीडिया से लेकर विजिट टू जू, यहाँ तक आप ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि इनमें से एक ना एक तो आएगा। 3 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने एक करना है। अच्छा, इसके साथ साथ करेक्ट स्केच है। करेक्ट स्केच लिखने के लिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको वीडियो की या तो आखिर में बताऊंगा, या फिर हम इसको फ़िलहाल इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि इसकी आप जो है वो ख़ुद से लिखना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है तो वो याद कर लें, ख़ुद से लिखने के लिए आपकी थोड़ा सा प्रिपरेशन इस वक्त होना थोड़ी सी मुश्किल मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, पार्ट ए में जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, अब आपकी रूब्रिक्स क्या होंगी जिसके बेसिस पे आपको फुल मार्क्स मिल सकती हैं। बिल्कुल सही जवाब देंगे तो आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगी। किस चीज़ के 6 में से 6 मार्क्स आपको मिल रही हैं? आपको 6 में से 6 मार्क मिल रही हैं पैराग्राफ की, यानी आपने जो पैराग्राफ याद किया है उसी तरह ही है जैसे बुक में लिखा हुआ है, या फिर आपने अच्छा सा बनाया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कौन सी मिस्टेक नहीं है? कोई आपकी वर्ब की मिस्टेक नहीं है, कोई मटेरियल गलत नहीं दिया आपने, या उसमें आपने स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं की, कुछ भी आपने इस तरह मिस्टेक नहीं की। अच्छा, रिलेवेंट एक्यूरेट मटेरियल से मुराद ये है कि आपने इररिलेवेंट मटेरियल से मुराद ये है कि आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपसे लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया तो लाइब्रेरी के बारे में बताएं, जू के बारे में पूछा गया तो जू के बारे में बताएं। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की बातें करें, उससे जो है वो आपकी मार्क्स कम होती जाएंगी और काटती जाएंगी। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, रिलेवेंट होने पे 0 है, 6 में से 0 हो जाएगा अगर आपने कोई भी चीज़ इररिलेवेंट लिखी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर कोई ग्रामर की एरर्स हैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें कि अगर कुछ बच्चे ने लिखा है तो 1-2 मार्क्स उसको मिलनी चाहिए। पर खैर कि ये रूल इज़ रूल, तो रूल ये है कि भाई आपको मार्क्स तभी मिलेंगी जब आपने चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब आते हैं जी अगले पार्ट पे। पार्ट अगला है वो करेक्ट स्केच का, वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन सही हो, उसमें भी कोई मिस्टेक ना हो। चले जी, अगला पोर्शन जो है वो हमारा है किस चीज़ का है? वो है कि जी आपने लेटर लिखने हैं। लेटर राइटिंग में आपको 5 टॉपिक्स हैं। अब 5 टॉपिक्स यानी कि 5 दिन में आप तैयार कर सकते हैं, हालांकि 1 दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन आप 1 दिन में सिर्फ 1 या 2 करें। तो फाइंड टू अ फ्रेंड लिखना है, एक लेटर लिखना है, और टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग ऑन ब्रदर्स मैरिज, ये एक आपने टॉपिक अपने लिए तैयार करना है कि दोस्त को ख़त लिखें, उसको इनवाइट करें अपने भाई की शादी के लिए। दूसरा, अपनी सिस्टर को मुबारकबाद दें कि वो कामयाब हुई है, टू सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस, कि भाई उन्होंने कोई इम्तिहान दिया, कोई वो 8वीं क्लास में थी, वो 9th क्लास में थी, उनके नंबर अच्छे आए, वो पहली पोजीशन में आ गई, तो आपने उसको जो है वो कांग्रेचुलेट करना है। इसका मैं फॉर्मेट आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा कि लेटर किस तरह लिखते हैं। 2 ये लेटर हो गए। फॉर अ फ्रेंड इन्वाइटिंग टू स्पेंड समर हॉलीडेज विद यू, अब छुट्टियाँ हो गई हैं, आप कहेंगे अपने दोस्त को ख़त लिखेंगे, उसको कहेंगे कि जी आएँ
और जो आपको समर वेकेशंस मिली हैं वो आप मेरे साथ गुजारें। और फिर आप बताएंगे कि जी हम कुछ गेम्स खेलेंगे, पढ़ाई साथ करेंगे और जो है वो टाइम अच्छा गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, इसलिए आप उसको ख़त लिखें। तो 3 ये हो गए। और मदर को लिखना है जो कि आपकी हेल्थ के लिए परेशान है। वो परेशान है कि आपको बुखार हुआ है, वो परेशान है कि आपको खांसी हुई है। तो टू मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये आपने लेटर लिखना है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मुझे बुखार हुआ था, खांसी हुई थी, लेकिन मैंने दवाई टाइम पे लिया, आराम किया, डॉक्टर ने मुझे कहा था, अब मैं ठीक हूँ, सो आप परेशान ना हो, अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। तो इस तरह आपने उसमें चीज़ें मेंशन करी। टू अ फादर सेंडिंग एक्स्ट्रा फंड्स फॉर हॉस्टल ड्यूज़, अपने वालिद को ख़त लिखें क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं कि वो आपको ज़्यादा पैसे भेजें हॉस्टल की फ़ीस भरने के लिए। हॉस्टल के पैसे जो आपकी तरफ रहते हैं वो आप उनको लिखेंगे। जी मैं देखें मैं हॉस्टल में रहता हूँ और यहाँ पे रहने से इस महीने मेरे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो गए क्योंकि स्कूल में एक फंक्शन था, वहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना था। या फिर आप बताएंगे कि जी इस बार मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी तो मुझे मेडिसिन में वो पैसे लग गए। तो इस तरह आप कोई भी एक रीज़न दे के बताएंगे कि जी आपको इसलिए एक्स्ट्रा पैसे भेजे ताकि आप वो फंड्स दे सकें, एक्स्ट्रा ड्यूज़ दे सकें। इसके बाद एप्लीकेशन आती है। अब इन दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसको आपने किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है, इसको एनी हाउ याद करना है। पहला है रिमिशन ऑफ फाइन, कि भाई आप एक जो है वो फ़ाइन लगाया, आप उसकी एप्लीकेशन लिखेंगे अपने अपने प्रिंसिपल को कि जी मुझे जो है वो फ़ाइन लगा है, बस मैं गलती मुझसे पहली दफ़ा हुई है और मुझे माफ़ी तलाफ़ी करके ये जो फ़ाइन है वो प्लीज़ हटा दे, आगे से नहीं होगा। इस तरह आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर आपका दूसरा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आप ये चीज़ बताएंगे अपने प्रिंसिपल साहब को कि जी मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद का जो है वो तबादला हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, या मैं किसी और स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये चीज़। और तीसरा सिलेबस रिलेटेड बुक्स इन द लाइब्रेरी। सिलेबस रिलेटेड बुक्स इन द लाइब्रेरी से मुराद है कि भाई आप अपने प्रिंसिपल को ख़त लिखेंगे, जी हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जी सिलेबस रिलेटेड जो है बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो काइंडली उसकी आप जो है वो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें ताकि हम जो बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकें। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है वो कौन सी है? वो ये है कि आपको अगला हैगा कि प्रोविज़न ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़ और कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब। तो प्रोविज़न ऑफ इंटरनेट आप कहेंगे अपने प्रिंसिपल को, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि जी ये इंटरनेट जो है वो हमारे स्कूल में अवेलेबल है, आप काइंडली इसको कंप्यूटर लैब में भी दें ताकि जो हम बच्चे हैं वो उसकी तैयारी कंप्यूटर में लैब में जाके कर सकें। इंटरनेट होना होगा तो हम पढ़ाई भी कर सकेंगे। फिर जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन आप उसकी तैयारी करेंगे कि जी अपने किसी मैनेजर को आप एप्लीकेशन लिखेंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर को आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे कि जी मैंने एक जॉब देखी थी जंग न्यूज़ में, डॉन न्यूज़ में, और मेरी जो है वो क्वालिफ़िकेशन से मीट करती है, मैंने 10वीं पास की है, मैंने इंटर पास किया है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे एक चांस दिया जाए ताकि मैं इंटरव्यू में अपीयर हो सकूँ। इसके बाद ये बाकी जितनी भी हैं एप्लीकेशंस के टॉपिक आप इसको याद करें, जितना हो सकता है 3 4 5 तो याद, कम से कम 5 इनके तैयार कर लें, तो आपकी 10 मार्क्स जो हैं वो ये यकीनी हो जाएंगी। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप रूब्रिक्स देखें कि अगर आपको ये मिलता है कि आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। आपको क्या होगा कि जब आप लिख रहे हैं तो बॉडी की आपको 4 मार्क्स देके मिल रही हैं, 4 आपको बॉडी की मार्क्स मिल रही हैं एप्लीकेशन जो आप लिखेंगे। अब वो बॉडी की प्रॉपर जो है वो आपने ये देखना है कि उसमें 1 2 3 पैराग्राफ अगर ज़रूरत है, आप 2 3 बातें कर रहे हैं तो वो बॉडी प्रॉपर उसकी होनी चाहिए। फिर 2 मार्क्स आपको मिलेंगी सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन पे जो है वो एड्रेस और सैल्यूटेशन जो है आपने रखनी है कि टू द प्रिंसिपल या टू द फादर, जो भी आप कुछ लिख रहे हैं उस तरह ना, लेटर लिख रहे हैं तो फिर उसमें एड्रेस प्रॉपर लिखें। और अगर जो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हैं या डायरेक्टर किसी ऑफिस के लिख रहे हैं तो उनको आप बताएंगे कि जी उसमें आप अपनी सैल्यूटेशन ज़रूर आप उसमें ज़ाहिर करें। फिर क्लोजिंग एंड डेट, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, इसकी 2 मार्क्स होंगी। लेटर फॉर्मेट होगा, लेटर फॉर्मेट को आपने किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेटर फॉर्मेट अगर गलत होगा तो आपको
बिल्कुल लेटर भी कंसीडर गलत किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, वो एड्रेस लिखना है। एड्रेस के रखने का तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले स्मॉल यूनिट से हम शुरू करते हैं। और स्मॉल यूनिट कौन सा है, स्मॉल यूनिट हमारा है घर। यानी कि आप बताएंगे कि जी हाउस नंबर फलां फलां 45 स्ट्रीट नंबर, फिर उसके बाद दूसरा इससे बड़ा यूनिट होगा स्ट्रीट। पहले आपका हो गया हाउस, हाउस के बाद आप लिखेंगे स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेक्टर, क्योंकि सेक्टर उसके बाद बड़ा आता है। तो सेक्टर के बाद आप लिखेंगे सिटी, सिटी के बाद आप लिखेंगे प्रोविंस आता है तो प्रोविंस, अगर प्रोविंस नहीं तो फिर आप कैपिटल के बारे में या पाकिस्तान लिखेंगे। तो जो एड्रेस लिखने का तरीक़ेकार है वो स्मॉल यूनिट से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्लोजिंग आपने करनी है और बॉडी ऑफ लेटर जो है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। तो लेटर हो या एप्लीकेशन में कोई भी कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने स्टोरी राइटिंग की, मैंने आपको बताया था कि इसके भी अच्छे खासे नंबर हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अ फुल स्टेग, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, लायन एंड द माउस, फार्मर एंड हिज सन, द डोंकी ट्रैप्ड इन हिज ओन ट्रिक, और उसके अलावा अ फेथफुल डॉग एंड इट्स मास्टर। तो ये आपने जो है वो टॉपिक आपने अपनी कहीं ना कहीं से ये तैयार करने हैं। नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये मेंशन करें और ये टॉपिक जो है वो हमें बताएं, क्योंकि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ 1 बाय 1 इनकी शेयर करता जाऊँगा। अदरवाइज़ आपके पास भी इनका मटेरियल ज़रूर होगा। अच्छा जी, फिर ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन जो है वो मैंने आपको बताया था कि टेंसेस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूस टेंसेस, इन 6 टेंसेस पे आप ज़रूर काम करें। ये इन टेंसेस में से ही आपके लिए जुमले बनेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद सही जवाब पे 8 मार्क्स हैं। सही जवाब स्टोरी अगर आपने सही लिखी तो 8 होंगी, और कोई मिस्टेक की आपकी तो एक मिस्टेक पे आपकी 1.5 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। इसी तरह टेंसेस में तो कोई भी अगर आपने जुमला गलत लिखा, रूल्स वायलेट हुए तो आपका वो गलत हो जाएगा जुमला। तो जी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और इसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाते ही ना, जैसे ही आपको मिलता है तो आप उसके क्वेश्चंस पढ़ लें। क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन की 2-2 मार्क है कि क्वेश्चन की पैसेज आपके सामने लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद जब आप कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज पढ़ेंगे, जो अनसीन पैसेज होगा, तो आपको जहन में ये पढ़ते वक्त ही बात क्लिक होगी कि जी अच्छा यहाँ पे जो है वो आंसर है उसका, यहाँ पे जो है वो आंसर है फलां क्वेश्चन का। तो इस तरह आपको सारी की सारी मार्क्स मिल जाएंगी। और फिर जो आपने जहन में ये बात रखनी है कि पंक्चुएशन की, फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, इन 3-4 चीज़ों को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अनसीन पैसेज जो है वो टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। देखिए यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में से ही। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो बस फिर आपका तो मसला हल है। उसके जितने भी मुश्किल वर्ड हैं वो हर रोज़ आप अपनी क्लास में ख़ुद से भी ढूंढ सकते हैं, अपनी डिक्शनरी में से, या क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं कि सर इस वर्ड की मीनिंग क्या है। और फिर 3 क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, 2 मार्क्स ईच पे होंगी। और उसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड भी शायद इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके अलावा समरी और टाइटल भी आपको कह सकते हैं कि जी इस पैसेज को पढ़ के ये बताएं किस चीज़ के बारे में लिखा है। फिर आप उसको टॉपिक देंगे। जैसे आप देखते हैं ना, हर लेसन के ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है, तो वो टॉपिक भी आपने इस तरह कुछ खुद का भी बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। आज के लिए इतना ही। ये सारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इसी तरह और फिर मुझे आप कमेंट में बताएं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं इस वीडियो में अपना नंबर जो है वो ज़रूर मेंशन करूँगा, ताकि जो जितने भी बच्चे हैं उनको बाद में वो मेरे साथ कांटेक्ट आसानी से कर सकें, या फिर वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट दें तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।